सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। कितनी सच्चाई से मुझसे ज़िंदगी ने कह दिया, तू नहीं मेरा तो कोई दूसरा हो जाएगा। मैं खुदा का नाम लेकर पी रहा हूँ दोस्तों, जहर भी इसमें गर हुआ तो दवा हो जाएगा। सब उसी के हैं, हवा खुशबू ज़मीन व आसमां। मैं जहाँ भी जाऊँगा उसको पता हो जाएगा। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आपका स्वागत करते हैं। वेलकम टू माय चैनल आरे ओनली लव। और इसी के साथ साथ हम एक रिकैप ले लेते हैं। गीतिका ने अपना कॉलम उस खबर से कवर कर दिया था। कल्पना का तो कोई लेना देना नहीं था अखबारों से, मगर अभी के पास वो अखबार पहुंच जाता है। अभी अपने कदम गीतिका के ऑफिस की तरफ बढ़ाता है, जहां उसकी बात गीतिका से हो रही होती है। वहीं कल्पना उन बैग्स को लेकर गीतिका के घर पहुंचती है, जहां उसे गीतिका नहीं मिलती, ना ही उसके पेरेंट्स मिलते हैं, मगर उसे कुछ और मिल जाता है। वो दो लोग कल्पना को शूट करके यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। बस यही रिकैप है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। कल्पना अपने आप को ज़मीन पे रगड़ते हुए अपनी मर्सी के टायर से अपने आप को लगाने में कामयाब हो जाती है और अपनी आँखों को वो बार बार ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश कर रही है। उसकी सांसें बहुत तेज़ चल रही हैं। उसके ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए, जल्दी जल्दी मांग रहा है और उसके सारे ब्रेन सेल्स उसे वो प्रोवाइड करने में लगे हैं। तभी वहाँ से एक वैन गुजरती है। उसकी विंडो से एक लेडी बाहर की तरफ देख रही थी। गाड़ी रोको, रोको गाड़ी, उस लेडी ने कल्पना पर नज़र पड़ते ही कहा और वो गाड़ी रुकते ही वो कल्पना की तरफ दौड़ पड़ी। मैडम, मैडम ये कैसे हुआ? आप ठीक? आप आंखें खोले रखिएगा। उस लेडी ने बहुत सारी बातें इकट्ठे कह दी थी। माय गॉड, इन्हें तो गोली लगी है। क्या तुम इन्हें जानती हो? उस औरत के साथी ने उसकी तरफ देखकर पूछा, पहले इन्हें गाड़ी में ले चलो, हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा, जल्दी करो। उस औरत ने अपने उस साथी से कहा और इन दोनों ने वैन से और लोगों को पुकारा। वो जल्दी से आके कल्पना को अपनी वैन में रख के हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गए। ये वही है जिनकी वजह से आज मेरे पास ये काम है, वरना मैं और मेरे बच्चे इन सड़कों पे रातों में। वो औरत ये कहकर चुप हो गई थी। वो दूसरा इंसान इसे देखता जा रहा था। थोड़ा जल्दी चलाइए प्लीज़, इस औरत ने अपनी ऊंची आवाज़ करके ड्राइवर से कहा। ये औरत उस बच्चे की माँ है, जो बच्चा कल्पना को उस रात ट्रैफिक सिग्नल पर मिला था। उसके हाथों में कुछ चीज़ थी जो वो बेच रहा था। फिर कल्पना इन सबको खाने पर लेकर गई थी और सॉरी और इस औरत को एक एड्रेस कार्ड दिया था, ये कहकर कि यहाँ चले जाना, आपको काम मिल जाएगा। तभी कल्पना के हाथ में पकड़ा मोबाइल, जो उसने बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ था, बजने लगता है और वो अभी का कॉल था। कल्पना अभी भी अपनी आँखों को खोलने की कोशिश कर रही है। वो बेहोश नहीं होना चाहती। अपने ब्रेन को वो ऑर्डर नहीं दे रही है बेहोश हो जाने का। वो अपना मोबाइल धीरे से उस औरत के सामने करती है। वो औरत वो मोबाइल लेकर अपने कान में लगा लेती है। हेलो पांडा, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, लेकिन तू यहाँ नहीं है, तेरी कार खाली है, तू कहाँ है? अभी के शब्दों में बेचैनी के साथ बहुत हड़बड़ाहट थी। मैडम को हम हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, आप भी इस हॉस्पिटल पहुँचिए। उस औरत ने अभी की बात का जवाब दिया और साथ ही साथ उस हॉस्पिटल का नाम बताया। थैंक यू सो मच, मैं अभी पहुँचता हूँ वहाँ। ये बोलते हुए अभी पीछे मुड़ा और एक लड़की से टकरा गया। तुम क्या कर रही हो यहाँ? अभी की आंखों में क्रोध था। सवाल बाद में करना, स्क्वाड्रन लीडर कहाँ है? गीतिका की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। उसकी नज़र वहाँ पड़े खून पर पहले ही पड़ चुकी थी। गीतिका ठीक अपने घर के सामने थी और अभी ने फट से अपनी कार को स्टार्ट किया। गीतिका भी उस कार में बैठ गई थी। थोड़ी ही देर में वो लोग कल्पना को लेकर हॉस्पिटल पहुँच गए थे। तभी वार्ड बॉयज़ में से एक की नज़र कल्पना पर पड़ती है और वो उसे पहचान लेता है।
अरे ये तो ये तो हमारी मैडम है, कल्पना मैडम। इन्हें क्या हुआ, कैसे हुआ? इस वार्ड बॉय ने भी उस औरत पर सवालों के बौछार कर दिए थे। ये सब बाद में पूछ सकते हैं आप, प्लीज़ पहले इन्हें। हाँ हाँ, ठीक है। और वो वार्ड बॉय अपने हाथ से इशारा करके 2-3 नर्सिस को इस तरफ बुलाता है और ये सब मिलकर कल्पना को स्ट्रेचर पर लेटाकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ जाते हैं। डॉक्टर प्लीज़, ये हमारी मैडम है, ये स्क्वाड्रन लीडर हैं, प्लीज़। वो वार्ड बॉय डॉक्टर से कुछ बातें करने लगता है और उसकी बातें सुनने के बाद वो डॉक्टर अपना स्टेथोस्कोप को ठीक करते हुए कल्पना के साथ अंदर ओटी में चले जाते हैं। कुछ देर बाद अभी और गीतिका दोनों अपने तेज कदमों के साथ अंदर की तरफ बढ़ते हैं, जिनके चेहरे के भाव उड़े हुए हैं और सांसें न जाने कितनी तेज चल रही हैं। आप क्या कल्पना मैडम को ढूंढ रहे हैं? उस औरत ने अभी के सामने जाकर अभी से पूछा। हाँ हाँ, आप वही हैं जिन्होंने मुझसे फ़ोन पर बात की थी? पांडा कहाँ है? बोलिए ना प्लीज़। अभी के शब्द लरज रहे थे और ठीक उसके पीछे खड़ी गीतिका की धड़कनों का कोई मेल नहीं था। उसका दिल भाग रहा था और उसकी आंखों ने एक पानी की लकीर बनाकर उसे बरकरार किया हुआ था। अभी के पूछने पर उस औरत ने अपनी फिंगर को सामने करते हुए ऑपरेशन थिएटर की तरफ इशारा किया। उन्हें डॉक्टर ले गए हैं। आपका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका यह एहसान रहा हम पे। अभी की आंखें उस औरत से एहसान उसका शुक्रिया अदा करते हुए नम हो गई थी। एहसान एहसान तो मैडम का है हम पे, हमने तो कुछ नहीं किया। शुक्रिया तो मैडम का है, उन्होंने हमारी मदद की, हमारे लिए वो किया जो आज की दुनिया में कोई अपनों के लिए भी नहीं करता। मेरे बच्चों के लिए वो किया जो उनका बाप भी उनके लिए ना कर सका। उनकी वजह से ही मेरे बच्चे आज स्कूल जा रहे हैं, वो साफ़ सुथरे कपड़े पहन रहे हैं और हम खाना खा पा रहे हैं। ये कहते हुए उस औरत की आंखों से आंसू गिरते चले जा रहे थे। उनके जैसा इंसान सिर्फ एक ही हो सकता है और उन्हें हम कैसे कुछ होने दे सकते? उन्हें कुछ नहीं हो सकता, उन्हें कुछ नहीं होगा। ये औरत अपनी बातें कही जा रही थी और गीतिका ये सब बड़ी खामोशी से सुन रही थी। थैंक यू सो मच। ये तो सच है, वो एक ही है। अभी उस औरत से ये कहकर गीतिका को देखता है और अपने कदमों को ओटी की तरफ बढ़ा देता है। गीतिका की सुध अब कम होने लगी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तो कल्पना को शूट कर दिया गया, ऊपर से ठीक उसके घर के सामने, और आज सुबह उसने क्या किया ये सब उसके दिमाग में चल रहा था। वो अपनी बेसुधी में बेंच पर अपने आप को छोड़ देती है। ओटी के दरवाजे पर बहुत देर से कोई हलचल नहीं थी, जो दिलों की घबराहट को बढ़ा रही थी। थोड़ी देर बाद यहाँ कल्पना की पूरी टीम पहुँच जाती है, उसके साथ साथ जरनाब भी। अभी जरनाब को देखकर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता और वो अपने सर को जरनाब के कंधे से लगाए रोने लगता है। जरनाब ने उसका चेहरा अपने सामने कर कर अपने दुपट्टे से साफ कर दिया था। आपको मालूम है, बाबा उन्हें आसमानी सोल्जर कहते हैं। उन्हें कुछ नहीं होगा अभी, उन्हें कुछ नहीं होगा। अभी को समझा तो रही थी जरनाब, लेकिन उसकी भवें दर्द से सिकुड़ सी गई थी। कल्पना की पूरी टीम कॉरिडोर में एक एक कोना पकड़े खड़ी थी और एसीपी उमरान भी अपनी मौजूदगी दे चुके थे। सब उस रेड बल्ब का ऑफ होने का वेट कर रहे थे। तभी वो वेट ख़त्म होता है और डॉक्टर अपनी गर्दन को स्ट्रेच करते हुए इस तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं। डॉक्टर, हमारी पांडा कैसी है? कैसी है हमारी पांडा? अभी ने ये डॉक्टर के सामने जाकर पूछा और ये सब अभी के पीछे होकर खड़े हो गए थे, अपनी आंखों में आशा लिए। डॉक्टर ने एक लंबी सांस ली और अपनी गर्दन को ना में हिलाया। सॉरी, शी इज स्टिल इन डेंजर। वो ख़तरे से खाली नहीं है। हाँ, एक बात प्लस पॉइंट ज़रूर है कि गोली राइट साइड पर लगी है।
अगर लेफ़्ट साइड पर थोड़ा सा भी लोकेट हुई होती तो उन्हें बचाना नामुमकिन था। अभी होप है, लेकिन हाँ, ब्लीडिंग बहुत हो गई है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता और हमें ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी जो भगवान चाहे। डॉक्टर की बात सुनते ही इन सब की बेचैनी बढ़ गई थी और डॉक्टर ने अपने कदम आगे कर दिए थे। सॉरी। बेड के कंधे पर हाथ रख के सैम ने उसे हौसला दिया था। जरनाब ने अभी का हाथ उसी वक्त पकड़ लिया था। अमीज बेंच पर बैठ गया था और एसीपी इमरान आगे डॉक्टर की तरफ बढ़ गए थे और वो अकेले खड़ी अपने दिल को थामने की कोशिश कर रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या कहे। वो धीरे से अपने कदमों को कॉरिडोर से बाहर की तरफ खींचने लगती है क्योंकि उसके कदम यहाँ से हिलने को तैयार नहीं हो रहे हैं। अपने कदमों को खींचते हुए गीतिका हॉस्पिटल के आउटर साइड वाले कॉरिडोर में आती है। वहाँ पेड़ों के पत्तों ने गिरकर एक परत जमा ली थी जिनको हवाएं उड़ाने की बाखूबी कोशिश कर रही थी। गीतिका अपना चेहरा नीचे झुकाए वहीं ज़मीन पर बैठ गई थी और ये घड़ी और ये वक्त, ये घड़ी के कांटे जैसे हिल ही नहीं रहे थे। ये वक्त अपना पहर बदल ही नहीं रहा था। कल्पना की पूरी टीम के कदमों में ठहराव बिल्कुल नहीं था। सब के सब अपने दिल में दुआ लिए सिर्फ कल्पना के होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। अभी उस औरत को घर जाने के लिए कह देता है। उनके बच्चे जो उनका इंतज़ार कर रहे थे। अपने आंसुओं को निकाल लेने के बाद गीतिका इन सब की तरफ अपने कदम बढ़ाती नज़र आती है। तभी एक नर्स आकर इन सब से ब्लड डोनेट की बात करती है। मेरा ब्लड ग्रुप उनसे मैच हो जाएगा क्योंकि अम्मा का भी हो गया था। मैं गीतिका ने धीरे से अपने लफ्ज़ों को आगे किया था। नहीं, अम्मा का ब्लड ग्रुप पांडा से मैच नहीं होता। पांडा का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। अभी की इस बात ने गीतिका को हैरान कर दिया था और उसी नज़रों से वो अभी को देख रही थी और अभी ये बात कहकर उस नर्स के साथ आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर के बाद इन्हें बताया जाता है कि कल्पना की सर्जरी पूरी हो गई है और उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है और अब उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। देखा जाएगा कि उन्हें होश कब आता है, क्या रिएक्शन होते हैं। अभी ने सबको यहाँ से जाने के लिए कहा तो था मगर सब ने मना कर दिया था। उन सभी का यही कहना था कि जब तक पांडा को होश नहीं आता हम कहीं नहीं जाएंगे। फिर से एक बार इन सभी ने अपनी अपनी जगह पकड़ ली थी। रात बहुत सर्द हो गई थी। अभी ने अपनी जैकेट को निकालकर जरनाब के कंधे पर उड़ा दिया था। ये देखकर गीतिका को वो दृश्य याद आता है जब कल्पना ने बिल्कुल ऐसा ही किया था और उसके आंसू उसकी याद से सटीक टाइमिंग बिठा देते हैं। उसने एक बार फिर से अपनी कलाई से आँखों को पोंछ लिया था। गीतिका अपने कदम आईसीयू की तरफ ले जाती है और उसकी विंडो से अपनी नज़र कल्पना पर करती है और उसे देख के अपने हाथ को उसी तरफ बढ़ाती है जैसे वो उसे छू रही हो। उसके हाथ जिस तरह उस शीशे पर अपनी दिशा बदलते हैं, आगे ले जाते हैं, उसी तरह उसके आंसू उसकी आँखों से गिरते रहते हैं। कुछ पलों के बाद गीतिका अपने कदमों को रोक नहीं पाती। वो डोर हल्के से ओपन करके अंदर चली जाती है। उसकी आंखें कल्पना के मास्क वाले चेहरे पर अटक सी गई थी। उसके कदम अपने आप कल्पना की तरफ बढ़ गए थे और ठीक उसके हाथ के पास जाकर रुक गए थे। होश में आ जाओ, प्लीज़ होश में आ जाओ, एक बार होश में आ जाओ। फिर से मुझे देखो ना इन बड़ी बड़ी आंखों से। आपको दिखाई नहीं दे रहा कि सब कितना परेशान है आपके लिए, वेट कर रहे हैं आपका। उठो ना प्लीज़।
मुझे डांटो, मुझे यहाँ से जाने के लिए कहो, बोलो ना, कुछ तो बोलो प्लीज़। बस एक बार होश में आ जाओ। जो चाहोगे, जो बोलोगे वो मैं करूँगी। उठो प्लीज़, उठो, हाथ पकड़ के मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, गेट आउट बोल दो, मगर उठ जाओ प्लीज़, होश में आ जाओ प्लीज़। गीतिका के लफ्ज़ों को पीछे कर रहे थे उसकी आंख से गिरते हुए आंसू। वो अपनी सांसों को थामते हुए कल्पना के हाथ की टाइनी फिंगर को अपनी टाइनी फिंगर से पकड़कर हुक कर देती है। आप ये चाहती हैं ना कि मैं आपके पास, आपके आसपास ना दिखूं। मैं कभी आपके पास नहीं आऊँगी, नज़र नहीं आऊँगी, ना चाहते हुए भी मैं आपसे दूर चली जाऊँगी। मैं हर बात मानूँगी आपकी। बस एक बार मुझे देख लो, अपनी आंखें खोल लो ना पांडे जी, प्लीज़। उसी वक्त अभी वहाँ पहुँच जाता है और गीतिका अपना चेहरा नीचे करके कल्पना की फिंगर से अपनी फिंगर निकाल के मुड़ना चाहती है, मगर अभी की नज़रें गीतिका के रोते चेहरे पर पड़ ही जाती हैं। पांडा की ऊंची गर्दन उसका घमंड नहीं है, उसके सीधे लफ्ज़ वो उसके एरोगेंट नहीं है। अभी के शब्दों ने गीतिका के कदमों को जमा दिया था वहीं उसकी जगह। उसने फिर से अपनी आस्तीन के सहारे से अपनी आँखों को पोंछ लिया था। जो इंसान अपने आप को बनाकर खुद खड़ा करता है उसे अपनी गर्दन ऊंची करनी पड़ती है गीतिका, और वो उसका हक भी होता है। तुम जिसे एरोगेंट कहती हो वो उसकी सरलता है। जानती हो अम्मा का ब्लड ग्रुप पांडा से क्यों मैच नहीं हुआ? इसलिए नहीं कि उसका ब्लड ग्रुप उसके पापा से मैच होता है, शायद होता होगा, लेकिन इसलिए कि अम्मा उसकी बायोलॉजिकल मदर नहीं है। अभी की ये बात कहते ही गीतिका हैरानी से मुड़ गई थी और अभी को देखने लगी थी। पांडा के पेरेंट्स यहाँ नहीं रहते क्योंकि उन्होंने पांडा से अपने रिश्ते बहुत पहले तोड़ लिए थे, जो उनको ऐसा लगता है, लेकिन पांडा की तरफ से ऐसा कुछ नहीं। एक मासूम प्यारी छोटी सी बच्ची जो भोर और शाम होते ही अपने घर की छत पर पहुंच जाया करती थी और उगते सूरज और ढलते सूरज के आगे अपने हाथों से, अपनी हथेलियों से प्लान बनाकर बादलों को चीरते हुए उस प्लेन को हवा में उड़ाया करती थी। वो उस बच्ची की बहुत बड़ी कल्पना थी। जब स्कूल से वापस पैदल आया करती थी तो अपने दोनों बाहों को फैलाकर फिर से प्लेन बना लिया करती थी, और उस प्लेन को रफ्तार देने के लिए वो अपने कदमों को तेज भगाया करती थी। हाँ, वो कल्पना ही थी। स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह उसने अपने इस ख्वाब को जिया। जब वो स्कूल में थी तो उसके खुद के दोस्त उसके इस सपने पर हंसा करते थे, मजाक बनाया करते थे उसका। उसके दोस्त उसके रिश्तेदार भी उसके इस सपने को उसकी नादानी समझा करते थे, लेकिन वो उसकी नादानी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। स्कूल तक सब इसकी इस सपने का मजाक बनाते रहे, उसको उसकी नादानी कहते रहे, लेकिन स्कूल के बाद जब वो कॉलेज पहुंची उसके सपने में 1% भी बदलाव नहीं हुआ। लेकिन उसके सपने को तोड़ने के लिए, उसे रोस्ट करने के लिए लोग 2 गुना बढ़ गए और लोगों की सोच 2 गुना नीचे गिर गई। कॉलेज में जाने के बाद उसकी बातों और उसके सपने पे हंसना और बढ़ गया था। उसे न जाने क्या क्या बोला जाया करता था। उसके सपने को तोड़ने की कोशिश
की जाती थी। तू लड़की है, लड़की की तरह रह, क्या ये बेहुदा सपने देखा करती है? अपना वजन तो उठा नहीं सकती और जेट प्लेन उड़ाएगी। और कम ऑन, अरे मेकअप लगाया कर और खुश रहा कर। ये क्या भटकते हुए सपने देखती है? कॉलेज में ये कॉलेज वालों के हाल थे जो अपनी विचारधारा बदलने के लिए हायर एजुकेशन लेने जाते हैं। ये उनके विचार थे। कॉलेज और बाहरी लोग तो ठीक थे, मगर पांडा के खुद के रिश्तेदार और उसके अपने वो लोग जिन्हें फैमिली, जिन्हें ख़ानदान कहा जाता है, वो कम नहीं थे। अरे ये लड़की है, इसको ज़रा कायदे में रहना सिखाओ, दायरे में रहना सिखाओ, सीमाएं बांधो इस पर। ये क्या तुमने अपनी लड़की को खुला छोड़ा हुआ है? ये सारी बातें कल्पना के पेरेंट्स से कही जाती थी। इन सब में से एक वर्ड ने भी कल्पना के इरादे पर 1% भी फ़र्क नहीं डाला था, क्योंकि उसने उसे डालने ही नहीं दिया था। उसका यकीन अपने सपने पर ज़रा भी नहीं बदला था। माँ जो थी उसके साथ, उसके सपनों को एक दीवार देने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। उसे लगता था दुनिया इधर की उधर हो जाए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना सपना हासिल करके रहेगी, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके साथ हैं। तो उसे आसमान में उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। कल्पना ये बात अपने अंदर लिए आगे बढ़ती चली गई। कॉलेज के पूरा होने पर जब उसने एकेडमी में आने की बात की, अपने पापा के सामने अपनी बातों को रखा, तब जाके उसके हौसले थोड़े से डगमगाए। उसका वो यकीन टूट गया कि उसके साथ उसके पापा हैं। उसकी उड़ान में उसके पापा उसका आधार बनेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला था। पापा ने भी वही लफ्ज़ दोहराए जो वो बचपन से सबसे सुना करती आ रही थी। बचपन से सब ने उसके कानों में डाला था, मगर पांडा ने उन शब्दों को कभी अपने अंदर आने ही नहीं दिया था। मगर आज पापा सामने थे और वो सारे शब्द कल्पना के सामने थे। मगर पांडा ने अपने आप को संभाला और फिर से अपने इरादे पर पक्की हो गई और अपने पापा के आगे वही बात कही जो वो हमेशा सबके आगे कहती आई थी। आफ्टर ऑल, कल्पना ने अपना दिल आसमान में जो लगाया था, ऊंचाई पर लगाया था, इतनी ऊंचाई पर कि कोई कैसे डाइजेस्ट कर सकता था कि एक लड़की आसमान में उड़कर दुश्मनों का खात्मा करने की बात करती है। उसका इतनी ऊंचाई पर दिल लगाना ये साबित करता था कि इन ज़मीन वालों के शब्दों से उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन फ़र्क पड़ा था तो पापा के शब्दों का, पापा के बिहेवियर का। फिर भी वो अपने इरादे पर, अपनी उड़ान पर कायम रही थी। कल्पना सीधा अपने पापा से अपने शब्द कह देती है और पापा भी उसी को कॉपी करते हैं। आफ्टर ऑल, पांडा के पापा जो ठहरे, तरह पांडा अपनी बात पे अडिग थी, फिर तो पापा तो उसके पापा थे ना। ठीक है, तुम्हें अपने मन की करनी है तो करो। आज तक हमारे ख़ानदान में किसी भी लड़की ने इतना दिमाग ख़राब नहीं किया जितना तुम कर रही हो, ये बेतुका सपना लेकर। बिल्कुल नहीं, मैं अपने ख़ानदान के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता और ख़ानदान में अपनी बेइज्जती नहीं करा सकता। तुम्हें अपनी मन की करनी है करो, लेकिन याद रखना मुझसे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ना मेरा साथ, ना मेरा घर, ना ही एक पैसा। अभी की बातों के एक एक शब्द गीतिका को जैसे तमाचा मार रहे थे और उसका असर उसकी आंखों में दिख रहा था। गीतिका के कानों में अभी केवल लफ्ज़ गूंज रहे थे जो उसने उसके ही कैबिन में कहे थे। अभी अपनी बात आगे करता है। पापा की बात सुनकर पांडा ने अपने सपने को चुना। हाँ, छोड़ दिया उसने अपना घर और अपना शहर, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी अपने पेरेंट्स। वो सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई थी। उसने एकेडमी ज्वाइन की। उसे तोड़ना आसान नहीं था, मगर जो अपने पेरेंट्स से दूर हो जाए, या ये कहें कि पेरेंट्स उसे अपने आप से दूर कर दें, उसमें कुछ तो टूटता होगा ना, कुछ तो उसमें भी बिखरा होगा। मगर उसने कभी ये जाहिर नहीं होने दिया और अपने उड़ान की कल्पना में 1% भी कमी नहीं आने दी।
उसने सब कुछ अपने आप किया, एकेडमी की फ़ीस से लेकर अपने पूरे खर्चे तक। जानती हो, रातों में जाकर उसने रेस्टोरेंट्स में काम किया है, और वो काम जो तुम और मैं कभी सोच भी नहीं सकते। अपनी बातें कहकर अभी भी इमोशनल हो गया था। तो ज़रा सोचिए गीतिका पर क्या बीत रही होगी। मगर पांडा के जोश में, उसके हौसले में कभी कोई गिरावट नज़र नहीं आई थी, कोई भी नहीं। ना उसके मुंह से उसने अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कहा, ना हमने कभी सुना। तुम और मैं अपने सपने हासिल करने के लिए न जाने कितनी बार झल्ला जाया करते होंगे। तुम भी हुई होगी, लेकिन वो नहीं हुई थी, कभी नहीं। तुम और मैं अपनी ज़िंदगी हासिल करने के लिए आगे बढ़े। ऐसा नहीं है कि वो अकेली थी जो आगे बढ़ी और अपना सपना हासिल करना चाहा, लेकिन हमारे साथ हमारे पेरेंट्स थे। हमें अपनों का साथ मिला, वो आधार मिला जिससे हम आज यहाँ हैं। लेकिन वो बिल्कुल अकेली थी। वाहिद। गीतिका की नज़रें कल्पना पर पड़ी और वो अपने आप को कोसती नज़र आई। उसके आंसू जार जार थे। अभी अपनी बात कहते कहते विंडो पर पहुंच गया था। तुम्हें वैली का असेंसिनेशन याद है? अभी इस बात पर गीतिका की तरफ मुड़ गया था, और अभी की बात सुनते ही गीतिका की आंखें बड़ी हो गई थीं। उसकी हैरानी में इजाफा दर इजाफा हो गया था। हाँ, जिसमें डॉक्टर अनम, उसने अपनी लड़खड़ाती और रोती आवाज़ में इतना ही कहा था। ये बोलते हुए वो बहुत हैरान लगी थी। हाँ, डॉक्टर अनम। तो बस आज के लिए मैं यहीं रोकती हूँ। आगे जानेंगे अगले भाग में, मैं मिलूँगी जब आपसे। तब तक के लिए अपने अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए और दुआएं करते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।